स्वागत है बाबू आप सभी का हमारे करंट अफेयर क्लास में। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। 7 अगस्त के दिन पूरा देश नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण क्या रहा? आखिर ऐसा हैंडलूम में है क्या कि पूरा देश इसको सेलिब्रेट किया? स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हैंडलूम को प्रमोट किया और पूरे देश में इसकी चर्चा की गई। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो आज के इस करंट अफेयर के क्लास में हम इसके ऐतिहासिक कारण को देखेंगे, इसके आर्थिक सामाजिक कारण को देखेंगे और यूपीएससी पीसीएस के लिए चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, जीएस पेपर 4 हो, एसए हो, हर जगह के लिए आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से आप हर पेपर में कर सकते हैं। साथ में प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स हैं जो इस करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का। उन फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर इस हैंडलूम डे का इतिहास क्या रहा है। ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, क्यों इसकी शुरुआत की गई? तो देखिए हुआ क्या था। याद कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त जब आपने उपनिवेशवाद को पढ़ा होगा, यानी कि जब ब्रिटेन ने भारत में अपनी कॉलोनी स्थापित की, उस समय आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने भारत की जो हथकरघा उद्योग था, यानी कि जो कपड़े की बुनाई करने का जो उद्योग था, उसको ध्वस्त कर दिया था। एक समय था जब पूरी दुनिया में लगभग 25% कपड़े का जो सप्लाई होता था वो भारत के द्वारा होता था। और ये भारत का कपड़ा मशीनों से नहीं बनाया जाता था, ये भारत का स्किल था, टेक्नोलॉजी था, ये भारत का नॉलेज सिस्टम था कि हाथों से कपड़ा बनाया जाता था और उन कपड़ों की डिमांड पूरी दुनिया में होती थी। यहां तक कि कुछ तो कपड़े ऐसे होते थे जिनको पहन के ये जो यूरोप है, इनके राजा रानी खुद को फक्र महसूस करते थे। तो इतना ब्राइट हिस्ट्री रहा है हमारे हथकरघा उद्योग का, हमारे कपड़ा उद्योग का। लेकिन हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया, तो वो भारत से जबरदस्ती कच्चे माल बहुत कम कीमतों पे ले जाते थे ब्रिटेन, और वहां वो लोग कपड़ा मशीनों से तैयार करके और बहुत कम कीमतों में भारत के बाजार में लेके आ जाते थे। इससे क्या होता था? इससे जो भारत की हथकरघा उद्योग है, या यूं कहिए जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे, उनको एक तो कच्चा माल नहीं मिलता था तो बड़ी ऊंची कीमत पे मिलता था, और दूसरा कि इनके कपड़ों को जब ये कपड़े बनाते थे तो विदेशों के बाजार में, स्पेशली अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, तो उस पे भारी टैक्स लगा दिए जाते थे ताकि वो कपड़ा बहुत महंगा हो जाए और कोई उसको खरीदे नहीं। जबकि ब्रिटेन में मशीनों से बनाए हुए कपड़ों को भारत में ले आके उस पे टैक्स खत्म कर दिया जाता था ताकि भारत में वो कपड़े ज्यादा से ज्यादा बिके। इस प्रकार से एक तरफ हथकरघा उद्योग पूरी तरफ से ध्वस्त होने के कगार पे पहुंच, कुछ गिने चुने जो कारीगर बचे जो इस काम को करते रहे, उनके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो जबरदस्ती उनको पीट पीट के अपने लिए कपड़ा बनवाते थे और उन्हें बहुत ही कम कीमत पे, सस्ती कीमत पे उन कपड़ों को खरीद लेते थे और फिर उन्हें महंगी कीमत पे अपने यहां लेके बेचते थे ले जाकर। लेकिन उसका लाभ, उस कीमत का लाभ इन कारीगरों को नहीं मिलता था, और देखते ही देखते जो भारत का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, वो कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो गया। और ये जो कारीगर थे,
ये कारीगर धीरे धीरे अपने स्किल्स को छोड़ के, अपने उद्योग धंधों को छोड़ के कृषि की तरफ लौट गए, मजदूरी की तरफ लौट गए, और जिसका परिणाम क्या रहा? जिसका परिणाम रहा कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई, यानी कि ये गरीबी का शिकार हो गए। और तब जो इनके साथ अंग्रेजों ने किया था, उसका असर आज भी हमें समाज में, जो ये हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए याद कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय जो हमारे जो नेता थे, उन लोगों ने बंगाल विभाजन के बाद जब अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, तो उसमें उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, और स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजी जो वस्त्र थे, अंग्रेजों के द्वारा जो क्लॉथ्स लाए जाते थे ब्रिटेन से, उसका बहिष्कार किया, और एक तरह से फिर से हथकरघा उद्योग को फिर से इसमें नई जान फूंकने की कोशिश की। आगे चल के हम देखते हैं कि कई बार लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ना कि चरखे से आजादी नहीं मिली। बेटा, ये बात सच है कि केवल चरखे से आजादी नहीं, लेकिन चरखा वो हमला था अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पे जो अंग्रेजों की कमर तोड़ सकता था। गांधी जी ने चरखे की मदद से गांव-गांव जाके ये जन जागृति फैलाई कि आप चरखे से सूत कातिए, उस सूत से कपड़ा बनाइए, और ये जो अंग्रेजी कपड़ा है, इसका बहिष्कार कीजिए, इस अंग्रेजी कपड़े को छोड़ दीजिए। जब अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जब उनका कमर टूट जाएगा, तो वो खुद ही इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। वो इस देश में तब तक के लिए हैं जब तक उनको लाभ मिल रहा है। वो यहाँ पे इसलिए शासन स्थापित नहीं किए हैं कि उनको यहाँ के लोगों की जीवन को उच्च स्तर पे ले जाना है या यहाँ के लोगों की भलाई करनी है। वो तो यहाँ शासन स्थापित ही इसलिए किए हुए हैं ताकि उनको यहाँ से ज्यादा मुनाफा मिल सके, यहाँ के बाजार को वो अपने कब्जे में ले सकें, और अपने यहाँ औद्योगिकरण के तहत जो बनाई हुई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को वो भारत के बाजार में बेच सके। ये सब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये हथकरघे का इतिहास रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने एक और काम किया था कि जो यहाँ से बनी बनाई वस्तुएं विदेशों के बाजार में जाता था, अब क्या होने लगा? अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल विदेशों के बाजार में ले जाते थे, और वहां से ब्रिटेन से बनी बनाई वस्त्र भारत के बाजार में लाते थे। यानी पूरे बाजार की प्रकृति को अंग्रेजों ने बदल दिया था। यानी कि जो पहले हमारी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो निर्यात आधारित हुआ करती थी, एक्सपोर्ट आधारित हुआ करती थी। अब आप सामान बना रहे हैं और दुनिया के देशों में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है आप धन कमाएंगे, और बना बनाया सामान जब भी बेचा जाता है तो धन ज्यादा आता है। अंग्रेजों ने क्या किया? पूरी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को, नेचर को बदल के रख दिया। अब भारत से क्या हो रहा था? अब भारत से कच्चे माल जा रहे थे, कच्चे माल की कीमत हमेशा कम होती है, और विदेशों से अब बना बनाया माल आ रहा था। यानी कि एकदम 180 डिग्री पे भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने मोड़ दिया। हम कर भी नहीं सकते थे कुछ, उस वक्त अंग्रेजों की अधीनता थी, उस वक्त अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो अंग्रेज मनमानी नीतियां बनाते थे, ज्यादा से ज्यादा लाभ वसूलते थे। ये सारी चीजें हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, वहां से आप हथकरघे को कनेक्ट कर सकते हैं और जीएस पेपर 1 में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इतिहास रहा था हथकरघे का कि कैसे अंग्रेजों ने इसे बर्बाद किया, और जब अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की आजादी की, तो उसमें जब हम स्वदेशी आंदोलन चलाए, तो हमने अंग्रेजों के वस्त्रों का बहिष्कार करके पुनः हथकरघे को स्थापित करने का प्रयास किया, और वो दिन था 7 अगस्त 1905। ये वही दिन था जब बंगाल विभाजन के बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने के लिए अपनी जनता से आह्वान किया। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त के दिन ही, कब?
2015 में, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे और 2015 में भारत सरकार ने 7 अगस्त के दिन ही नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया कि हर साल इसको नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हथकरघे को प्रमोट किया जा सके, ताकि हाथ से बनाए हुए कपड़ों को प्रमोट किया जा सके। और जो अंग्रेजों ने पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी थी कपड़ा उद्योग की, उस अर्थव्यवस्था को फिर से प्रमोट किया जा सके, पटरी पे लाया जा सके। और जो अंग्रेजों ने पूरी अर्थव्यवस्था को 180 डिग्री पे मोड़ दिया था, यानी कि कच्चा माल भारत से ले जाना और बना बनाया माल भारत में लेके आना, यानी भारत की कमाई गिनती का, और बना बनाया माल भारत में आ रहा है विदेशियों का, तो उनकी कमाई बहुत ज्यादा, यानी जो पूरा अर्थव्यवस्था बदल दिया था, इसको फिर से हम चेंज कर सकें। और भारत से जो ये बनी बनाई कपड़े हैं, जो कपड़ों की डिमांड पूरी दुनिया में है, इसको फिर से प्रमोट किया जाए और विश्व स्तर पे ले जाके हम फिर से निर्यात को बढ़ाएं और कपड़ा बाजार में फिर से अपना लोहा मनवाएं। क्योंकि ये जो स्किल है कपड़ा बनाने की, जो क्वालिटी है ये कपड़ा की, वो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिले जो भारत के पास है। इसलिए जब आप जीएस पेपर 1 में संस्कृति पढ़ रहे हो, तो संस्कृति भी क्या है? नॉलेज सिस्टम है। तो जैसे आप संस्कृति में नॉलेज सिस्टम पढ़ते हो, तो ये कपड़ा बनाने की ज्ञान जो है, ये भी तो आपका एक नॉलेज सिस्टम है। तो हथकरघा केवल अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पुरखों ने वो कला सीखी है और वो स्किल डेवलप किया है कि वो ऐसा कपड़ा बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में शायद नहीं बने। तो ऐसे ऐसे भी साड़ियां बनाई गई हैं जो 5-5 मीटर की साड़ियां एक माचिस की डिब्बी में आ जाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कितना स्पेशल स्किल है ये। और ये स्किल हमारे पास हमारे पुरखों की देन है, ये हमारी संस्कृति का धरोहर है। इसलिए भी इस टॉपिक को बहुत गहराई से देखना है और बहुत गहराई से समझना है। भारत सरकार का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का संरक्षण, यानी ये जो ज्ञान है उसको बचा के रखना। जो बुनकरों की दशा अंग्रेजों ने खराब कर दिया था, उनको गरीबी भुखमरी में धकेल दिया था, उन बुनकरों के जीवन को फिर से बेहतर बनाया जा सके, उनको उनके आय को बढ़ाया जा सके, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। आज भी अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर कृषि के बाद दूसरा कोई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है, तो वो ये कपड़ा उद्योग ही है। स्पेशली ये जो हथकरघा उद्योग है, ये भारत का ग्रामीण परिवेश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो मैक्सिमम लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, यानी आय के साधन मुहैया कराता है। और उसमें से भी लगभग 70% महिलाएं हैं, 70% से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं। तो नो डाउट, अगर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है, तो कृषि के साथ में इस हथकरघे को भी बहुत मजबूती के साथ प्रमोट करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इससे महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा और हमारा एक्सपोर्ट में वृद्धि होगा, निर्यात में वृद्धि होगा, जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी रही है कि अंग्रेजों ने हमें अगर दिखा दिया कि तुम्हारी चीजें मतलब कि निचले स्तर की है, तो हम बिना तर्क के, बिना उसमें अपनी बुद्धि लगाए अंग्रेजों की बात मान लिए। हम आज अंग्रेजों की बनाई जो कंपनियां हैं, जो अंग्रेजों की बनाई मशीनें हैं, उनके कपड़ों को पहन के बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज जब 2026 में खड़ा होके देखा जाए, तो पूरी दुनिया उन मशीनों से निकलने वाले जो प्रदूषण है उनसे लड़ रही है। और हमारे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है।
वो प्रदूषण नहीं निकालता। वो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से, फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकलते हैं, पॉल्यूशन निकलते हैं, हमारे हथकरघे से ना के बराबर पॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ये पर्यावरण अनुकूल वस्त्र हैं और पूरी दुनिया में ऐसे वस्तुओं की डिमांड बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ऐसे में हम क्यों चूके? अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान है, तो हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए और पूरी दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट भेजने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और साथ में भारत का जो एक लक्ष्य है लोकल टू ग्लोबल, यानी निर्यात को बढ़ावा देना और लोकल स्तर की जो चीजें हैं जो गांव-गांव में भारत में बनती हैं, उन चीजों को विदेशी बाजार तक ले जाया जाए, जिससे गांव-गांव तक समृद्धि पहुंच सके। ये भी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तो सरकार का इस हैंडलूम प्रोजेक्ट को लेके बहुत बड़ा एम है, उद्देश्य है। इसको अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बारीकियों से इसको समझना होगा, क्योंकि भारत की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आर्थिक महत्व में हमने ऑलरेडी आपको बताया, कृषि के बाद ग्रामीण रोजगार का ये प्रमुख स्रोत है। लाखों परिवारों की आजीविका इस पे टिकी हुई है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिल सकती है। एक्सपोर्ट अर्निंग में योगदान हो सकता है, यानी एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा योगदान मिलेगा। और वुमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, यानी महिलाओं के द्वारा। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितना है? 70% से ज्यादा है। साथ में अगर हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की बात करें इसकी, तो पारंपरिक कौशल है, ये पुरखों द्वारा हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर किया गया ज्ञान, स्किल है। और हर कपड़े का अपना एक स्थानीय पहचान है। जैसे अगर हम बनारस उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारस की जो सिल्क साड़ी है उसकी पूरी दुनिया में पहचान है। अगर हम असम की बात करें तो असम का जो मोगा सिल्क है पूरी दुनिया में पहचान है उसकी। मोगा सिल्क की तो एक खासियत होती है कि वो जितना पुराना होगा उतना ज्यादा उसमें लाइट आता जाएगा। तो ये प्राकृतिक तौर पे बनाई गई ये जो कपड़ा है इनका कोई शान ही नहीं है पूरी दुनिया में। और ये अपने आप में हमारे भारत की यही तो खूबी रही है कि हमारी भारत में संस्कृति मतलब प्रचुरता में फैली हुई है हर क्षेत्र में। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे पुरखों के पास क्या ही नॉलेज सिस्टम था, इतना ज्यादा नॉलेज सिस्टम था, इतनी ज्यादा समृद्धि रही होगी उनके पास कि हर क्षेत्र का अपना अलग अलग डायरेक्शन का नॉलेज सिस्टम है। बनारस का अलग है तो असम का अलग है, तमिलनाडु का अलग है तो तेलंगाना का अलग है, कश्मीर का अलग है। यानी कि हर क्षेत्र का अपना पहचान है और हर पहचान के हिसाब से वहां का अपने कपड़े का महत्व है। भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है ये हथकरघा। यानी जब हम हथकरघे से बने हुए कपड़े को देखते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति, गौरवमयी संस्कृति, विविधतापूर्ण संस्कृति को देखने को मिलता है। ये जो डाइवर्स हमारा कल्चर है इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके लिए सरकार कई प्रमुख योजनाएं चला रही है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं तो सबसे पहले सरकार नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम एनएचडीपी चला रही है। इसका मकसद है हथकरघा क्लस्टर का समग्र विकास, स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो अभी हमारे बुनकरों के पास जो स्किल है उसका अपग्रेडेशन हो, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन हो। डिजाइन डेवलपमेंट, यानी कि अगर आज के युवा इनको जिस प्रकार का डिजाइन चाहिए, आज के वर्ल्ड को जिस प्रकार का डिजाइन चाहिए, अगर वही डिजाइन अगर हथकरघे से तैयार करके दिया जा सके तो इसका मार्केट बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकता है। तो डिजाइन डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी बुनियादी ढांचे में सहयोग किया जा रहा है। और मार्केटिंग असिस्टेंस, यानी विपणन सहायता,
यानी कि बाजार तक उन हथकरघा वस्त्रों की पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर जो आप लोग देखते हो कि एक्सपो सेंटर लगते हैं, मेले लगते हैं, जिसमें विदेशी व्यापारी भी आते हैं, देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं। वहां पे इन बुनकरों को जगह मुहैया कराया जाता है कि ये अपने अपने प्रोडक्ट दिखाएं और एक गांव एरिया से निकल के एक प्रोडक्ट एक क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सके। साथ में इनको रॉ मटेरियल, बेहतर रॉ मटेरियल, कच्चा माल, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध हो, इसके लिए इनको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत इनको आर्थिक सहायता मुहैया कराया जा रहा है। कम ब्याज दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। और इनकी मार्केटिंग के लिए बकायदा एग्जीबिशन, फेयर, मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब माध्यमों से सरकार इनकी मदद करने का प्रयास कर रही है। अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो जो उपरोक्त योजनाएं बुनकरों के समग्र विकास, आय वृद्धि, कौशल संवर्धन एवं बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यानी इस योजना के माध्यम से सरकार क्या प्रयास करती है कि बुनकरों का समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनके इनकम में ग्रोथ हो, आय में वृद्धि हो, उनके स्किल डेवलप्ड हो और वो बाजार तक अपनी वस्तुओं को पहुंचा सके। हथकरघा क्षेत्र का महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो ये रोजगार सृजन कर सकता है, जो भारत की बेरोजगारी इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या है। अब बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है तो जाहिर सी बात है इतनी सरकारी नौकरियां तो आ नहीं सकती कि इतने जो करोड़ों जो नौजवान है, जो जो हमारे यहाँ अभी वर्क फोर्स है, उनकी संख्या करोड़ों में है, जो 15 साल से 59 ईयर्स के बीच में है। तो इतने लोगों का ये जो लेबर फोर्स है, इसको सरकारी नौकरी में ले जा पाना सबको संभव नहीं है। तो इनके लिए हमें वो वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां से इनके अच्छे आय हो सके, अच्छी इनकम हो सके। और इसमें ये हथकरघा उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए ये रोजगार सृजन में, आय और जीवन स्तर में सुधार, इनकम होता है बेटा तो जीवन स्तर में सुधार होता ही है, शिक्षा बेहतर हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, खान पान बेहतर हो सकता है, रहन सहन बेहतर हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आज जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहरों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, कहीं शहर कोलैप्स न कर जाए, इस बात का भी डर अब सताने लगा है। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही अच्छी आय मिलने लगे तो वो लोग शहर में कभी आना पसंद नहीं करेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना भी इस समय सरकार की प्रायोरिटी में है और हथकरघा उद्योग उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एक है। तो अगला संस्कृति और विरासत का संरक्षण, यानी कि जो हमारे पुरखों ने वर्षों से एक ये जो स्किल, ये नॉलेज सिस्टम डेवलप कर रखा है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है बेटा। ऐसा नहीं कि पावर लूम के चक्कर में, पावर लूम किसको कहते हैं? यानी जो बिजली से जो कपड़ा बन रहा है, जो मशीनों से कपड़ा बन रहा है, उन मशीनों से बनने वाले कपड़े के चक्कर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पुरखों की वर्षों की जो विरासत, जो नॉलेज सिस्टम है, उसको हम ध्वस्त कर दें। वैसे भी आने वाले समय में जिस तरह से पर्यावरण अपना विकराल रूप धारण करते जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संस्कृति जिसमें पर्यावरण का बराबर ख्याल रखा गया है, जहां पे जीवन को प्रकृति के साथ अटैच किया गया है, वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है। और कपड़ा तो सबसे बेसिक नीड है दुनिया के लिए। ऐसे में हमारा जो कपड़ा उद्योग है, नो डाउट फिर से एक बार दुनिया में छा सकता है अगर भारतीय लोग इस उद्योग के प्रति सचेत हो जाए, भारतीय इनको महत्व देने लगे। भारतीय लोग, ये जो जेनजी है,
जेनजी, बेटा हम अधिकारों की तो डिमांड करते हैं सड़कों पे उतर के, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों को समझने का प्रयास नहीं करते। भारत से हमें वो अपेक्षा तो बहुत है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन हम दे क्या रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, आप इस बात को याद रखिए बेटा कि अगर आपको अधिकार मिले हैं, तो आपका अपना एक कर्तव्य भी इस देश के प्रति बनता है। और देश के प्रति जो कर्तव्य है, उसमें सबसे पहला तो यही आ जाता है कि अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर आपको दिखता है कि अगर एक तरफ आपकी लोकल वस्तुएं हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बाजार से आई वस्तुएं हैं, और अगर आपका काम आपकी लोकल वस्तुओं से चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोकल वस्तुओं की तरफ अग्रसर हों, उनको खरीदने के लिए जाएं, न कि उन विदेशी वस्तुओं को, क्योंकि यही आज आपके भारत की डिमांड है और यही भारत की आपसे अपेक्षा भी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये हथकरघा उद्योग का महत्व और क्या है बेटा? तो निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम जानते हैं कि आज भी हम दुनिया के साथ जब व्यापार करते हैं, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़े होंगे, तो इकोनॉमिक्स में करेंट अकाउंट डेफिसिट पढ़े होंगे, सीएडी पढ़े होंगे। तो जब हम दुनिया के साथ व्यापार करते हैं, तो हम हमेशा व्यापार घाटे में रहते हैं। यानी हमें अपने यहाँ से विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर को निकाल के दुनिया के देशों को देना पड़ता है। ऐसे में अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा? दुनिया के देशों से हमारे यहाँ डॉलर आएगी, यानी इनकम भी आएगा, और हमारा जो सीएडी है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, वो व्यापार घाटा भी संतुलित होगा। लेकिन हथकरघा क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या है बेटा? जो आधुनिक कंपटीशन है, मॉडर्न कंपटीशन, आधुनिक प्रतिस्पर्धा, यानी पावरलूम, मिल निर्मित वस्त्र और सस्ते आयातित उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। अब जाहिर सी बात है बेटा, एक व्यक्ति हाथ से कपड़ा बना रहा है और एक तरफ कपड़ा मशीन से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मशीन वाला कपड़ा सस्ता होगा, हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा होगा। मशीन 1 घंटे में 100 वस्त्र बना सकती है, लेकिन हो सकता है कि हाथ से एक वस्त्र बनाने में एक पूरा दिन लग जाए। ऐसे में मशीन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगी, तो उसका कीमत सस्ता होगा, और ये एक चैलेंज है हथकरघा क्षेत्र। अंग्रेजों के समय में भी चैलेंज था और आज के समय में। कम आय, कम आय यानी कि जो बुनकर वर्ग है, जितनी मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से उसको इनकम नहीं हो। तो ये भी एक चैलेंज है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है अपने इस स्किल के प्रति, इस व्यापार के प्रति, इस उद्योग के प्रति, क्योंकि जहां से धन आता है, उधर को इच्छा जागृत। तकनीक का अभाव, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की भी कमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तकनीक में हम बाकी की दुनिया से अभी बहुत पीछे हैं। तो इसमें भी आधुनिक डिजाइन, उपकरण और तकनीक कमी के कारण भी इस उद्योग को चैलेंजेस मिल रहे हैं। बाजार तक सीमित पहुंच, यानी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुंच। अब हम देख रहे हैं कि आप देखिए, लेवाइस से लेके फ्लाइंग मशीन तक हर समय किसी न किसी विदेशी ब्रांड का एड आपके मोबाइल पे दिखाई देगा। लेकिन ये जो हथकरघा बनाने वाले जो बुनकर हैं, ये बुनकर तो अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में बैठ के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। इनकी ब्रांडिंग तो हो ही नहीं पाती है, और इनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती है तो लोगों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है, और ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजेज है। वित्तीय सहायता की कमी, हालांकि सरकार ने इनको कई प्रकार से फाइनेंशियल मदद देने का प्रावधान किया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम का क्या हिसाब किताब है, अधिकारियों का क्या हिसाब किताब है, ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उसमें भी इनको चैलेंजेज आता है। हालांकि सरकार इनको सस्ती ऋण सुविधा, बीमा और कार्यशील पूंजी की कमी जो है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है, ताकि इनके जीवन में उजाला आ सके, इनका जीवन कुछ बेहतर हो सके। अब
जो हथकरघा क्षेत्र है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, अभी हम लोग चैलेंजेस देख रहे थे कि चुनौतियां क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये रोजगार प्रधान, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव फील्ड है, पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, कम निवेश अधिक लाभ, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है इसमें। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ये। इसमें निर्यात क्षमता बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम दुनिया के 25% कपड़ा उद्योग पे राज कर चुके हैं, तो हमारे कपड़ों के बारे में दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई हो जो बनारसी सिल्क के बारे में न जाने, असम के मोगा के बारे में न जाने। यानी कि इसमें पोटेंशियल है कि इसका एक्सपोर्ट बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकता है। और कौशल और परंपरा का संरक्षण, यानी कि जो कौशल और परंपरा है वो उसको संरक्षित किए हुए है, जो हमारे पुरखों से ज्ञान परंपरा चली आ रही है। अब बेटा सरकार इनके लिए क्या कर रही है? तो सरकार तो डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं के माध्यम से, फाइनेंशियल हेल्प के माध्यम से, इनको ट्रेनिंग के माध्यम से इनको मदद कर ही रही है। लेकिन आज के जमाने में ई कॉमर्स का बहुत बोलबाला है, तो सरकार इनको ई कॉमर्स के माध्यम से, ई कॉमर्स क्या होता है बेटा? जो वेबसाइटों के माध्यम से व्यापार होता है, जैसे आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मैक्सिमम लोग आज के डेट में मीशो को देख रहे हैं, मीशो। अब ये सब क्या है? ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, यानी इन पे वस्तुओं को रजिस्टर्ड कीजिए, और अगर आपका कोई वस्तु है तो इन पे रजिस्टर्ड कीजिए, कस्टमर उसी प्लेटफॉर्म पे आके उस वस्तु को देख के खरीद लेता है। तो ई कॉमर्स कंपनियों का बोलबाला चल रहा है। तो ये लोग ई कॉमर्स में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि आजादी के बाद हम बेसिक एजुकेशन नहीं दे सकते। हमें तो 2010 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया हम लोग। जरा सोचिए, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 19, और सर्व शिक्षा अभियान हम 2010 में लॉन्च कर रहे हैं। यानी शिक्षा के प्रति हमारी उदासीनता जो रही है ना, यही हमारे देश की बेड़ा गर्क करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले। और स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन की कमी के कारण ही ये लोग डिजिटलाइजेशन से अभी नहीं जुड़ पाए हैं। ये लोग उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये कर भी रहे हैं तो इनके नाम पे धोखाधड़ी हो जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी व्यवस्था देने का कोशिश कर रही है। जैसे जो सरकार का जेम पोर्टल, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था जेम पोर्टल के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी ये एक सरकारी कंपनी है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह है। इस पे लोग अपने अपने, यानी भारत में बनी वस्तुओं को इस जेम पोर्टल पे लोग रख सकते हैं। और अगर सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर बल्क में कुछ भी खरीदना होगा, तो सरकार की प्रायोरिटी होगी कि सरकार पहले इन लोगों की वस्तुओं को खरीदे। यानी जो लोग जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास भी, आपके गांव में भी अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हो जो सच में वहां की पहचान हो, वैसे भी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्यादि पहले से लॉन्च करके इस पे काम कर रही है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा देख रहा हो जिसको यूपीएससी पीसीएस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए अगर देख रहा हो, तो आप जेम पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने यहाँ कोई भी ऐसा लोकल प्रोडक्ट जो आपके यहाँ बनता हो या आपका जिस चीज में स्किल हो, उसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं, और सरकार के साथ डायरेक्ट बीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और डायरेक्ट सरकार को बल्क में बेच सकते हैं। इसीलिए जेम पोर्टल बनाया गया था। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि शिक्षा केवल एग्जाम निकालने का नाम नहीं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई किए हैं, शिक्षित हुए हैं, तो यकीन मानिए एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, आपके पास और भी कई सारे रास्ते, कई सारे द्वार खुल जाते हैं आपके जीवन को नई दिशा देने के। यूपीएससी पीसीएस बेसिकली है क्या?
यूपीएससी पीसीएस बेसिकली एक व्यक्ति को संपूर्णता में तैयार करता है। वही बेसिक एजुकेशन जिसमें भारत कमजोर है, उसी की तो डिमांड है यूपीएससी पीसीएस। वही ये करेंट अफेयर, अब ये देखिए, ये तो बुनकरों के लिए चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ बुनकरों के लिए नहीं, ये जेम पोर्टल तो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास कुछ स्किल है या जो व्यापार करना चाह रहा है, सीधे गवर्नमेंट के साथ व्यापार कर सकता है। और जो यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए तो बेटा आप अधिकारी बनोगे तो आपको स्पेशली इन सारी योजनाओं पे काम करना पड़ेगा। उन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको आईएएस सेलेक्ट किया जा रहा है। अन्यथा आपको गाड़ी, बंगला, सारी सुख सुविधाएं सरकार को आपको देने का क्या मतलब है? कोई भी मतलब। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो सरकार जेम पोर्टल के माध्यम से, माई हैंडलूम्स पोर्टल के माध्यम से ये क्या कर रही हैं? इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों का प्रशिक्षण, इन लोगों के विकास, मार्केटिंग इत्यादि में इनको मार्गदर्शन दे, गाइड करे और इनको आगे बढ़ने का मौका दे। अब देखिए, अब एक दिक्कत इनके साथ और आ रही थी। समस्या ये हो रहा था कि अभी इस समय समाज में फ्रॉड्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कई लोग क्या कर रहे थे कि मशीनों के कपड़ों को भी हैंडलूम्स का नाम देके और इको फ्रेंडली के नाम पे, या जो कारीगर हैं, हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके प्रति जिन लोगों का उन इमोशंस के साथ खेल रहे थे कुछ फ्रॉड्स। उन इमोशंस को आधार बना के मशीनों से बने कपड़े को भी हैंडलूम का बता के बेच दे रहे थे। अच्छा, नई जनरेशन इमोशनल है, नई जनरेशन चाहती है अपने देश की मदद करना, लेकिन उसको कई चीजों में पहचान नहीं है कि ये चीजें सच में हथकरघा की है या मशीन की है। इसलिए सरकार ने इसके लिए भी बहुत एक्टिव कदम उठाया है। जैसे सरकार ने जो प्रीमियम क्वालिटी के हैंडलूम्स होंगे, प्रीमियम क्वालिटी के जो कपड़े होंगे, उस पे इंडिया हैंडलूम ब्रांड का टैग लगेगा, आईएचबी, ये है उसका टैग, उसका मार्क है इंडिया हैंडलूम का। जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं उस पे ये मोहर लगेगा, ये उसकी ब्रांड पहचान होगी। और जो हैंडलूम हाथ से बना हुआ है, जिसको लोग मशीनों से बने कपड़ों को भी कह देते थे कि हैंडलूम का है, उस पे ये मार्क बनेगा, हैंडलूम मार्क बनेगा, हैंडलूम मार्क बनेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि ये हाथ से बना हुआ कपड़ा है। आप फेक प्रोडक्ट्स, गलत प्रोडक्ट्स की पहचान कर सकते हैं। यानी कि नागरिकों के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा था, उस पे लगाम लगाई जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने हैंडलूम मार्क लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने प्रीमियम क्वालिटी के, जैसे आप लोग देखते हो कि लेवाइस है, जैसे आप लोग देखते हो फ्लाइंग मशीन, कई लोग तो शोरूम में घुसते हैं और बस नाम लेवाइस का है और लेके चले आते हैं। कभी हम भी उन लोगों में से एक हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि जो प्रीमियम क्वालिटी के हैंडलूम्स होंगे, उनकी प्रीमियम क्वालिटी की पहचान के लिए आईएचबी मार्क का इशू किया। तो इस तरह से जो हैंडलूम मार्क है वो किस चीज के लिए है? ऑथेंटिसिटी के लिए, कि वास्तविक हैंडलूम है कि नहीं। और इंडिया हैंडलूम ब्रांड क्या है? ये एक ब्रांड है जो क्वालिटी और प्लस ब्रांडिंग के काम आती है। ये एक्सपोर्ट में, जो एक्सपोर्ट हम करेंगे उसमें प्रमोशन में काम आती है। अब देखते हैं बेटा, आज हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। तो सेम जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि रोजगार का बड़ा स्रोत है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, महिला सशक्तिकरण हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर आपको निबंध लिखने आ रहा है, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे निबंध लिखने को आ जाए, या महिला सशक्तिकरण पे सोसाइटी में सवाल पूछ ले, इकोनॉमी में सवाल पूछ ले, तो उदाहरण के तौर पे आप लोग हैंडलूम उद्योग का उदाहरण दे सकते हो। आपका मेंस का आंसर जो है ना, वो और इनरिच हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो रहा है और निर्यात में
योगदान बढ़ रहा है। अब कुछ भारत के प्रसिद्ध हैंडलूम प्रोडक्ट्स बेटा, जैसे उत्तर प्रदेश में बनारसी सिल्क हो गया, मध्य प्रदेश में चंदेरी हो गया, तेल, तेलंगाना में पोचम पल्लिकत हो गया, उड़ीसा में संबलपुरी हो गया, असम में मुगा सिल्क हो गया, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल हो गया। ये कुछ बड़ा मशहूर प्रोडक्ट हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ बनारसी सिल्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसके वो डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब बेटा निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि हमें नेशनल हैंडलूम डे को केवल एक दिन की तरह नहीं, एक दिवस की तरह नहीं, बल्कि हर दिन को हम लोग को प्रयास करना है कि नेशनल हैंडलूम डे की तरह हो। हर दिन हम प्रयास करें कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाएं। हम जब कुछ खरीदने जाएं तो हम देखें कि कहीं उससे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो रहा हो, तो हम उन वस्तुओं को ही खरीदें। करोड़ों जो बुनकर हैं, उनके सम्मान का अवसर है ये, जो नेशनल हैंडलूम्स डे है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको सशक्त बनाने का माध्यम है। वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसको आप लोग अगर इस पे लिखने को आ जाए तो सीधे कंक्लूजन में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेशनल हैंडलूम डे भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, करोड़ों लोगों के, करोड़ों बुनकरों के सम्मान का अवसर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम है, वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पूर्ण कदम है। तो आपका निष्कर्ष बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मेंस लिखते वक्त आप क्या करते हो? इंट्रोडक्शन लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो और कंक्लूजन लिखते हो। तो निष्कर्ष में इन चीजों को अगर आप शामिल करेंगे तो और बेहतरीन हो जाए। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको रिवीजन कर लेना होगा। अपने नोटबुक में चाहे तो आप लिख सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्वदेशी मूवमेंट 1905 जिस दिन लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 1905, उसी दिन को याद रखने के लिए 7 अगस्त 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी सबसे बड़ी स्कीम योजना क्या है? एनएचडीपी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन-कौन से हैं? जेम, माई हैंडलूम्स पोर्टल वगैरह है। सर्टिफिकेशन, हैंडलूम मार्क और प्रीमियम ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड। यूपीएससी पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमी, गवर्नेंस और करंट अफेयर तो ये है ही। इसका इस्तेमाल आप एथिक्स में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप एस्से में कर सकते हैं, जहाँ चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये 7 अगस्त को मनाया जाने वाला हैंडलूम डे है, इसको केवल एक दिवस की तरह न देखें, बल्कि इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ा है। अगर सरकार इस पे काम कर रही है तो एज अ यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट आपको बहुत बारीक अगर देश का प्रधानमंत्री आके इस पे बात करता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इस पे देना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के क्लास में। थैंक यू। और जिस बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट इस पीडीएफ को चाहता है तो बाबू आप हमारे टेलीग्राम चैनल धाता आईएएस बाई ज्वाला सिंह सर पे, धाता आईएएस बाई ज्वाला सिंह सर चैनल है टेलीग्राम पे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ इसी चैनल पे जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल। इसी चैनल पे ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप रिवीजन कर सकते हैं और प्रीस और मेंस के लिए, साथ में इंटरव्यू के लिए भी, प्री मेंस इंटरव्यू ढेर सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट्स इस पीडीएफ के माध्यम आपको प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के क्लास में।